वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। यू वीर वेलकम टू स्टाइल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार, बहुत प्यारी और इंटरेस्टिंग बात बोली गई है, डिटेल में डिस्कस करूंगा। पर उससे पहले आप लोग ये बताइए कि आज का दिन आप लोगों का कैसा रहा, किस तरीके से आप लोगों ने आज का दिन जो है वो यूटिलाइज किया है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज के दिन को आप लोग कितने मार्क्स देंगे। अगर 100 में से मैं परसेंटेज में पूछूं कितने प्रतिशत मार्क्स आज के दिन को आप लोग दोगे, तो आप लोग इसको जरूर बताना। इसी के साथ में पूरा लेक्चर जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है, बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर रहेगा। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही बताता हुआ चलूंगा, और सिलेबस अपने हाथ में रखा करो। और बाकी मैं भी सिलेबस आप लोगों को बताता चलता हूं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन सा पर्टिकुलर जो है बेसिकली यहाँ पर आप लोगों का न्यूज कनेक्टेड है। तो सारी बातें जानेंगे, इंपॉर्टेंट डे, उसकी थीम, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारी तमाम चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो बहुत ही प्यारा, शानदार और इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आज की इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल कोट के बारे में। क्या बात बोली गई है? बोला गया ख्वाहिशें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे पूरा करने के लिए दिल हमेशा जिद्दी होना चाहिए। मैं तो बल्कि ये बोलूंगा, ख्वाहिशें चाहे कितनी बड़ी चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, उनको आप लोगों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा तो जिद्दी होना पड़ेगा। बड़ी के लिए ज्यादा जिद्दी, छोटी के लिए थोड़ा जिद्दी, यानी कि जिद आप लोगों को चाहिए। अगर जिद आप लोगों के अंदर नहीं है तो आप लोगों की ख्वाहिशें जो है वो कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। कोई और आप लोगों से अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाता हुआ नजर आएगा। अब आप लोगों को ये देखना है कि किसी और की ख्वाहिशें आप लोगों को पूरी करनी है या फिर अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। अगर अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है तो आप लोगों को शानदार तरीके से फोकस देना पड़ेगा अपने काम के ऊपर, और काम को ही अपना एक तरीके से 100% देकर उसको सैल्यूट करना पड़ेगा। तभी चलकर आप लोग अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पाओगे। आई होप कि ये बात आप लोग समझ पा रहे हो। तो इसलिए पूरा सीरियस होकर, वो नहीं कहते कि एक तरीके से दिल जान लगा देना किसी काम में, उस तरीके से आप लोगों को यहां पर काम करना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा जिद्दी हो जाओ अपने काम को लेकर, तो फिर काम कभी भी आप लोगों का रुकेगा नहीं और वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। शानदार डिस्कशन रहेगा आज का। बाकी ये जो डिस्कशन होता है आप लोगों को पता है, ये नेक्स्ट डे का डिस्कसन होता है। और आप लोगों को यहाँ पर 23 तारीख में काफी इंपोर्टेंट डे जो है, जिसको हम लोग शहीद दिवस बोलते हैं, वो सेलिब्रेट किया जाता है। तीन महान भूति जिनका नाम था राजगुरु, इसी के साथ में सुखदेव और भगत सिंह जी, ये ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको देखकर, जिनके बारे में पढ़कर, जिनके बारे में सुनकर आप लोग अगर खून ना खोला तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप लोग एक भारतीय हैं। इस तरीके से इनके द्वारा अपनी जान की आहुति दी गई अपने देश की ज्वाला को प्रज्वलित रखने के लिए। तो इस तरीके के इंसान से आप लोग हमेशा इंस्पायर हुआ करो, इस तरीके के इंसान की हमेशा बातें देखा करो, थोड़ा पढ़ा करो उनके बारे में, जिससे कि आप लोग जान सके कि जिस एज में हम लोग अपने आप को संभालने के काबिल नहीं है, उस एज में इन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए कि देश को संभालने के लिए ये तैयार थे। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगाइए कि कितनी अंदर से एक तरीके से इनके अंदर डेडिकेशन होगा अपने काम को लेकर। तो हमेशा इस तरीके का इंसान बनने की कोशिश करो, अपना इंडिपेंडेंट रहो। जैसे कि आज के में कोशिश करो कि अगर आप लोग घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट हो तो अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम, क्यों ट्यूशन पढ़ा लिया, कोई और काम जो आप लोगों को लगता है जिससे आप लोग की पढ़ाई भी हैम्पर ना हो, उसको साइड में लेकर चलो, आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये चीजें जरूर करिए लाइफ में, क्योंकि अगर डिपेंडेंसी अगर घर वालों के ऊपर कंटिन्यूअसली आप लोग की रहेगी तो उससे खुद आप लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप लोग के अंदर भी इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर कुछ ऐसा आप लोग करके चलोगे तो, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो सैल्यूट है यार, दिल से नमन है इस तरीके की पर्सनैलिटी को। आगे चलते हैं, टकटकी लगाकर लेक्चर देखना है, काफी शानदार आज का ये लेक्चर रहेगा। डिटेल में कई सारी बातें डिस्कस करूंगा। यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, यहाँ पर 23 हो जाएगा, पर 22 भी है। क्यों? क्योंकि कई सारी आप लोग की न्यूज जो थी वो एक तरीके से जो आप लोग है ना, जो बेसिकली वीडियो था वो टर्मिनेट हो गया था, तो न्यूज कुछ बची हुई थी उनको भी मैं कवर कर लूंगा। तो कोई भी माइंड में आप लोग के डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिकली वीडियो तो फिर से भी रिकॉर्ड कर दूं, पर लेकिन यार वो लेट इतना हो जाता है, अगर रिकॉर्ड करने बैठो तो सुबह हिंदू की वीडियो फिर लेट हो जाएगी और वो पता नहीं कब तक आएगा। तो अगर कभी इस तरीके से वीडियो अगर टर्मिनेट होती है तो टेंशन नहीं लेना है, एक दो न्यूज अगर बचेगी उसको आगे कवर कर लिया करेंगे, तो आप लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो चिंता आता चिता चिता वाला काम हो जाएगा, वरना ठीक है चिंता नहीं किया करते किसी भी चीज की। बस चिंता अगर करनी है थोड़ी बहुत तो अपनी हेल्थ की कर लो, बाकी सब चीजें साइड में हो जाएंगी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड मीटोलॉजिकल जो डे है उसके बारे में बात करेंगे, क्या है, किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, क्या इसकी थीम है, सब कुछ बात करेंगे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा वासुदेव कुटुंबकम। आखिर ये वासुदेव कुटुंबकम होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, बताइए जरा, देखता हूं किस चीज को पता है। आजादी का अमृत महोत्सव अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि 75वीं सालगिरह हम लोग आजादी की सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी से कनेक्टेड एक पर्टिकुलर यहाँ पर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसको ग्रीन ट्रायंगल बोला गया है। ये ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया गया इंडिया और एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ में, उस कंट्री के कैपिटल के अंदर। तो कौन सा देश है हम लोग जानेंगे पूरा। महात्मा गांधी जी का बर्थडे आप लोग सब जानते हैं 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है।
आप लोगों को ये बताना है किस ईयर में इनका जन्म हुआ था, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, गुजरात के किस पर्टिकुलर एरिया में इनका जन्म हुआ था। देखता हूं किस किस को पता है। ये बेसिक सी चीजें हैं यार, अगर ये भी नहीं पता है तो कई बार आप लोग की इंसल्ट हो सकती है इन चीजों को लेकर, इनको आप लोग जरूर याद रखिए। एक पर्टिकुलर टेक्निक है जिसको बोला जा रहा है बोमा कैप्चरिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है काफी पॉपुलर है यहाँ पर किस पर्टिकुलर रीजन में, जिससे जानवरों को पकड़ने की कोशिश की जाती है। समझाऊंगा, पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से समझेंगे। कैलेडियो नेशनल पार्क, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसको कैलेडियो घाना नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और प्यार से इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अगर तीनों में से कोई भी नाम लिखा हो तो ये तीनों के तीनों एक ही इंसान के तीन नाम है, ठीक है। त्रिमूर्ति नहीं है यहाँ पर, ये एक ही मूर्ति है, उसी में से तीन नाम निकल गए हैं। अब कहां पर लोकेटेड है ये आप लोग बताइए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ में यहाँ पर ये कल का क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के जो यहाँ पर द्वारा अभी पेट्रोलियम नेचुरल गैस के साथ में यहाँ पर जो कि इनके पास में मिनिस्ट्री भी है, हरदीप सिंह पुरी साहब, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया और ये अमृत बेसिकली है उसके अंदर आता है। तो ये मैंने पूछा था, तो ये आर्टिकल भी आप लोग कवर करूंगा, तो काफी कुछ शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले आज के इंपॉर्टेंट डे के साथ में आगे बढ़ते हैं, फिर चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। इनके जो मौसम विभाग होता है उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है, जो आप लोगों को मौसम के विभाग की जानकारी देता है। तो 23 मार्च को ये डे सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, और बेसिकली इसका यहां पर ये रहता है पर्पज, ताकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में आप लोगों को बताया जा सके। अच्छा, दो शब्द अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक साइड में बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है, और एक बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। तो इन दोनों में क्या आप लोग डिफरेंस बोलोगे अगर आप लोगों से पूछा जाए एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, कि वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है। अगर कोई पूछे आप लोगों से तो आप लोग क्या बताओगे, मतलब क्या क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, ये आप लोग को बताना है। तो यहां पर बात की जा रही है एटमॉस्फेयर के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट जो यहां पर किया गया, ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर देखने को मिला। थीम जो है की बार की वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर फोकस देना बनता है। इसको बोलते हैं अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, ठीक है। यानी कि अर्ली वार्निंग, इनके वार्निंग भी मिल जाएगी अर्ली, पहले ही पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, और अर्ली एक्शन यानी कि जल्दी से जल्दी हम लोग को एक्शन भी लेने हैं उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। वही जैसे हमारा वेट बढ़ गया तो हम लोग बोले कि जल्दी से जल्दी हम लोग को इसके लिए काम करने स्टार्ट करना है, ताकि उसको हम लोग कंट्रोल कर सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वेदर, क्लाइमेट या फिर वाटर रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके ऊपर फोकस देने के लिए यहां पर ये थीम रखी गई है, क्योंकि फिलहाल हमारा वेदर भी काफी अटपटा हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ में क्लाइमेट भी, और इसी के साथ में वाटर, इनके पानी से रिलेटेड इशू भी काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कल ही डिटेल में पानी के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ये बताइए पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर वाटर यानी कि पानी देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बात करता हूं। अगर बात करें एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के बारे में, तो याद रखिएगा एटमॉस्फेयर जो होता है वो पर्टिकुलर एरिया का एक लिमिटेड टाइम में, यानी कि छोटे से टाइम में, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप लोग बोल सकते हैं कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में कि ये एटमॉस्फेयर है। पर लेकिन जब आप लोग क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे एटमॉस्फेयर को आप लोग ऐड कर सकते हैं, तो वो पूरा एक क्लाइमेट बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि एटमॉस्फेयर जो है वो एक छोटी यूनिट है उसी पर्टिकुलर प्रोसीजर की, जिसको लंबा होने पर आप लोग क्लाइमेट बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर को आप लोग सेकंड और क्लाइमेट को आप लोग बेसिकली घंटा या फिर दिन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन आप लोग होना चाहिए। हमारी कंट्री में जो इसका ऑफिस है, जो यहाँ पर WMO जो बोला है, हमारी कंट्री में ऑफिस है इसका IMD, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, ये आप लोग को बताना है, और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था ये बताना है। कई बार बता चुका हूं, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखो, और बाकी जिसको नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स पढ़ना, बहुत सारे आंसर यहाँ पर बच्चे अच्छे अच्छे दे रहे हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से समझ भी सकते हो। एक बच्चा बोला कि सर वीडियो जो है हिंदू की मॉर्निंग में लेट क्यों हो रही है, और यहाँ पर नैनो की भी कई बार थोड़ी लेट हो जा रही है। देखिए नैनो की लेट नहीं हो रही है, नैनो को तो टाइम है आप लोगों का फिक्स है, क्योंकि 8:30 बजे टाइम का रखा है, बल्कि मैं 8 बजे वीडियो डाल देता हूँ लगभग, ठीक है। तो 8 से 8:30 के बीच में यहाँ पर ये वीडियो मिल जाती है। वैसे 8 बजे का 8:30 बजे का टाइम है नैनो का, ठीक है, पर फिर भी मैं 8 बजे डाल देता हूँ। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 8 बजे तक अगर प्रोवाइड करवा दो, तो अगर मुझे लगता है हाँ मेरा ठीक टाइम पर कंप्लीट हो चुका है काम, तो 8 बजे तक भी मैं इसको प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। पर लेकिन हिंदू जो है वो 6:30 बजे नहीं आ पा रहे हैं, कुछ इश्यूज चल रहे थे, अभी यहाँ पर वो लगभग रिजोल्व हो गए। उन्हें कहते हैं कुछ हो जाती है जिंदगी में प्रॉब्लम, तो यहाँ पर चल रही थी कुछ चीजें, तो लगभग रिजोल्व हो गई हैं। तो अब जल्दी ही आप लोग का ये 6:30 बजे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम टेबल जो है उसके हिसाब से आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ताकि सही तरीके से आप लोग की चीजें जो है वो शेड्यूल में चलती रहें, ठीक है। देखिए आप लोगों से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, अगर आप लोग मॉर्निंग में उठकर सारे अगर टाइम पर अपना जो है काम निपटा वाली, सुबह उठकर आप लोगों ने जैसे न्यूज़पेपर देख लिया, ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो सुबह कौन कौन उठने वाला है बताओ, आप लोग किस टाइम उठ रहे हो बताओ जरा। तो सुबह को टाइम पर आप लोग आओ, और मैं तो फिर टाइम पर आऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अच्छे से अपने दिन को स्टार्ट करो, ताकि सही तरीके से चीजों को लेकर चलते रहो, ठीक है।
आइए अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर, जो कि यहाँ पर काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो न्यूज है आप लोग इसको यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 1 और 2 के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक पर्टिकुलर देश है जिसका नाम है मेडागास्कर। ये जो देश है मेडागास्कर, इसको पहले मैं आप लोगों को लोकेशन दिखा देता हूं जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट करेंगे। ये है बेसिकली मेडागास्कर, ठीक है। इंडियन ओशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये देश देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, और इसकी कैपिटल का नाम है एंटानानीरोवो, ठीक है। एंटानानीरोवो के अंदर ही में यहाँ पर अभी आप लोग को चीजें देखने को मिलेगी जिसके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। आप लोगों को पता है हम लोग अपने देश में आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर अभी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, उसी के उपलक्ष्य में एक ग्रीन ट्रायंगल, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल जिसको बोला गया है, वो यहाँ पर अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये कहां पर लॉन्च किया गया है, पहले तो याद रखिएगा मेडागास्कर के अंदर लॉन्च किया गया है। उसकी कैपिटल जो है जिसका नाम है यहाँ पर एटानानीरिवो, तो यहाँ पर इसको बेसिकली लॉन्च किया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर ये मिलता है कि यहां पर किसके द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बनता है। तो याद रखिएगा यहां पर जो मेयर है यहां पर बेसिकली एंटानारीरिवो का, उनका नाम है यहां पर एंड्रिया टीटोर है ना, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बेसिकली नाम जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो है यहाँ पर अभय कुमार, इनके द्वारा मिलकर इसको इनोग्रेट किया गया। एक काफी इंपॉर्टेंट सेरेमनी यहाँ पर देखने को मिली। रीजन क्या था, हम अपनी आजादी का 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में महात्मा गांधी से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको यहाँ पर बेसिकली अप्रिशिएट करने की कोशिश की गई है। अगर बात करोगे मेडागास्कर, तो एग्जैक्ट लोकेशन इंडियन ओशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो वर्ड जो ग्रीन यूज किया गया, तो इसका बेसिक पर्पज यहां पर यह कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात करना। आप लोगों को अगर याद हो, मैंने कई बार महात्मा गांधी जी की एक कोटेशन आप लोगों को बताई है कि अगर हम लोग बात करें अपनी ग्रीड के बारे में, यानी कि लालच के बारे में, तो एक पृथ्वी जो है वो हम लोग को कम पड़ जाएगी, ऐसी कई पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। पर लेकिन अगर हम लोग चले अपनी नीड को लेकर, यानी कि अपनी आवश्यकताओं को लेकर, तो ये पृथ्वी हमारी आवश्यकता पूर्ति कर देगी। यानी कि लालच के लिए पृथ्वी कम पड़ जाएगी, पर लेकिन आवश्यकताओं के लिए ये पूरा कर देगी। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है इनकी, जो कि आप लोग यूज भी कर सकते हैं। नॉर्मली कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, मेरे मुंह से ही सुन लिया होगा कई बार। तो इसके ऊपर काम करने की बात यहां पर की जाती है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहां पर है महात्मा गांधी जी को जो बेसिकली यहां पर एक तरीके से ट्रिब्यूट यहां पर दिया गया है, क्योंकि अगर बात करेंगे महात्मा गांधी जी, तो उनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया अफ्रीका के अंदर में, और यहां पर इनको इंडिया के पहले प्रवासी बोला गया। आप लोग जानते हैं कि इनके बेसिकली अफ्रीका से इंडिया के आने के उपलक्ष्य में ही 1915 में हम लोग इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और देश के सबसे बड़े प्रवासी जो है वो हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। अगर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन में इनके बारे में आप लोग को बताऊं तो आप लोग समझ पाएंगे। पहले यहां पर ये देखिए काफी कुछ यहां पर लॉन्च किया गया, ये हमारी कंट्री के एम्बेसडर हैं जिनके द्वारा, और फोकस किया गया वासुदेव कुटुंबकम के ऊपर। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये पूरा दुनिया, पूरा संसार जो है वो एक परिवार है, यानी कि हम लोग सबको अपना परिवार बोलते हैं। अब चाहे उसमें पाकिस्तान आ जाए, चाइना आ जाए, अब वो परिवार के दो बिगड़ेल बच्चे आप लोग उनको बोल सकते हो, पर फिर भी हम लोग अपना परिवार बोलते हैं। तो ये है हमारा दिल, इतना बड़ा दिल है हमारा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं। 2 अक्टूबर को यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और ये 1869 में पोरबंदर गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ये एक लोकेशन जो मैंने आप लोग को बताई, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा अगर कल को कोई पूछ ले तो। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन यहां से निकल कर आता है वो है यहाँ पर इनके सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिली स्ट्राइक 1918। पर लेकिन ये क्रोनोलॉजी में अगर लगाने के लिए आ जाए तो केक खा लेना आप लोग, यहाँ पर केक खाने से आप लोग को याद रह जाएगा। सी का मतलब चंपारण, ए का मतलब अहमदाबाद, और के ई का मतलब खेड़ा, ठीक है। तो ये सत्याग्रह था यहाँ पर जो कि ये स्टार्ट किया गया। तो ये सारे सत्याग्रह महात्मा गांधी जी की एक तरीके से नेट प्रैक्टिस थी, यानी कि नेट प्रैक्टिस करने के बाद में फिर इनके द्वारा पूरा वनडे और T20 मैच खेला गया अंग्रेजों के साथ में, फिर दबाकर कई सारे मूवमेंट इनके द्वारा लॉन्च किए गए। जैसे आप लोगों ने पता होगा कि यहाँ पर पूरे देश में स्ट्राइक जो बेसिकली चली 1919 में, जब यहाँ पर रोयल्ट सत्याग्रह आया, यानी कि एक तरीके से रोयल्ट एक्ट आया, तो उसके चलते यहाँ पर एक सत्याग्रह लॉन्च किया गया उसको टैकल करने के लिए, यानी कि एक तरीके से उसके अगेंस्ट में, ठीक है। इसी के साथ में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स आ गया, फिर आप लोगों को देखने को मिला 1920 में, ठीक है। फिर आगे चलकर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आ गया 1930 के एयरफेयर में, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया, यानी कि फिर तो इनके एक तरीके से फिर तो इनके मैच पे मैच चलते रहे और इनके द्वारा अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए गए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से कई बार क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाती है, यानी कि इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों को इसको लगाना है।
इनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट दो किताबें हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा। एक का नाम है हिंद स्वराज और दूसरे का नाम है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। और ये तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें इनके द्वारा ऐसी ऐसी बातें खोलकर रख दी गई है कि नॉर्मली एक इंसान जो है वो बताते हुए भी शर्माता है, पर लेकिन इनके द्वारा ये बातें इस तरीके से लिख देना, तो इसका मतलब था ये चाहते थे कि आने वाली जनरेशन जो है वो इन बातों से एक तरीके से तकल्लुफ रखे और आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐसी चीजों से गुजरे तो उनके पास में एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये काफी बड़ी बात है, अपनी अंदर की बातें, पर्सनल बातें पब्लिक में रख देना, ठीक है। तो यहां पर इनके द्वारा ये बोला गया था, बेसिकली काफी जो मुझे हमेशा से कंट्रोवर्शियल बातें भी लगी वहां पर कई सारी, जिसमें यहां पर इनके द्वारा ये बोला गया था कि जब इनकी शादी हुई थी इनकी एज काफी कम थी, एक साइड में इनके फादर की डेथ हो रही थी और उस साइड में भी यहां पर ये इनकी शादी हो गई थी, तो अपनी वाइफ के पास में जाकर ये लेट गए, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं ऐसी बातें लिख देना तो ये कोई एक आम इंसान की बस की बात नहीं है। तो यहां पर ये चाह रहे थे कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ट्रुथ है और उससे जनता सीखे आने वाली और उस तरीके से समझे कि कितनी एक तरीके से इनकी हालत थी जब ये अंग्रेजों के मतलब जब ये यहां पर गए, बेसिकली इन्हीं अंग्रेजों के बीच में गए तो इनके द्वारा अंग्रेजों की ड्रेस पहनी गई, बिल्कुल पहनावा अंग्रेजों जैसा हो गया। उसके बाद में इनको लगा फिजूली खर्च है यहाँ पर, फिर इनके द्वारा अपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट किया गया, लगा कि टाइम को मैनेज करना चाहिए और इनके द्वारा अपनी जिंदगी में जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, अपनी जिंदगी में जो चेंज किए गए हैं, तो उसका एक लेखा जोखा है यहाँ पर ये माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। अगर टाइम मिले जिंदगी में तो जरूर पढ़िएगा, बहुत कुछ बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। 30 जनवरी को यहाँ पर हम लोग इनके नाम पर आप लोगों को पता है यहाँ पर मार्टर डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी के दिन यहाँ पर नाथुराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो ये एक काफी दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं जो कि हमारे देश में उस टाइम पर देखने को मिली। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा इनके बारे में। अब कुछ और बातें यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, जो पर्टिकुलर ये चीजें यहाँ पर बहुत ही बड़ा डायस्पोरा आप लोगों को इंडिया का देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर मेडागास्कर के अंदर भी, अगर मेडागास्कर के अंदर आप लोग बात करें तो गांधी जी के जो विजन है उसके बारे में बात की गई, कैसे कंज्यूमरिज्म को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं आज के डेट में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर सकते हैं। यानी कि आज की डेट में हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही हम लोग को अपना अधिकार एक तरीके से बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है आज की डेट के लोगों के साथ साथ में फ्यूचर के लोगों के बारे में बात करती है। पोस्टल स्टैंप जो है ऑन गांधी जी यहाँ पर मेयर के द्वारा ऑल्सो प्रेजेंट किया गया यहाँ पर, जो कि इनकी कैपिटल के मेयर थे। और 2019 में यहाँ पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट बात और याद रखना है, जो कि हमारी कंट्री में जब 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई तो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने की बात की गई, स्वच्छ भारत बनाने की बात की गई। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है, एक पोस्ट है जिसका नाम है यहाँ पर मलागियस है, ठीक है। तो ये पोस्ट है, इसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की। तो ये भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो वासुदेव कुटुंबकम भी यहाँ पर लिखा गया है और उसको लॉन्च किया गया है। ये यहाँ पर इस तरीके से ये बोला गया द होल अर्थ इज ए फैमिली, तो ये इसका मतलब होता है। तो आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोग इस तरीके से चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो अनवील किया गया यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है, यहाँ पर मेडागास्कर के जो मिनिस्टर थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, उनके द्वारा यहाँ पर हमारी कंट्री के एम्बेसडर के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया और बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा के लोग भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो ये वासुदेव कुटुंबकम जो है वोल अर्थ इज वन फैमिली, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे देश में खासकर हम लोग मान के चलते हैं। इसीलिए हम लोग काफी लार्ज स्केल पर नदियां, नाले, पेड़ पौधों के साथ में भी कनेक्ट है, उनकी पूजा अर्चना हम लोग करते हैं। तो हमारा देश जो है वो कला संस्कृति से भरा हुआ एक देश आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है और यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट तरीके से कवर किया गया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में। तो इस सोर्स भी मैंने बता दिया आप लोगों को यहाँ पर, इसी के साथ में कौन से पेपर में पूछा जा सकता है वो सारी बातें बता दी। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ से मैंने चीजें बता दी, मैं बेस क्वेश्चन बन जाए तो उसके हिसाब से भी मैंने आप लोगों को चीजें बता दी। तो अब आप लोग कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और कुछ किताबों के बारे में मैंने बता दिया जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है और याद करने की ट्रिक भी बता दी, ठीक है। अभी अगर कोई डाउट है तो बताएगा जरूर। फीडबैक आप लोग दे सकते हैं, वीडियो को लाइक कर या फिर डिसलाइक कर बता सकते हैं कि वीडियो को आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर इस तरीके से नहीं तो आप लोग कमेंट कर भी बता सकते हैं कि वीडियो में आप लोगों को कितनी सारी चीजें सीखने को मिली या फिर कौन सी ऐसी चीजें जहां डाउट रह गया, ताकि मुझ तक जो है वो फीडबैक पहुंचता रहे। तो ये फीडबैक जरूर आप लोग दिया करो, इससे मुझे पता चलता रहता है कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी के साथ में जीएस पेपर 2 और 3 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर इसको कवर किया गया। तो डिटेल में इसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर लेमेथिया, ठीक है। तो लेमेथिया जो एक्सरसाइज है यहाँ पर आप लोगों से कई बार ना एक पर्टिकुलर शब्द का भी मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे बोले कि लेमेथिया का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है।
तो इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती, यानी कि यारी, जैसी मेरी और आप लोगों की यारी दोस्ती है, ठीक है, वैसी यारी दोस्ती के बारे में बात की जा रही है। तो यानी कि यारी दोस्ती जो होती है वो उसी देश के साथ में होती है जिस देश के साथ में हमारे मन मिलते हैं, जिस देश के साथ में हमारे विचार मिलते हैं। अब आप लोग मुझे क्यों देखते हो? क्योंकि आप लोग के और मेरे जो है वो विचार मिलते हैं, ठीक है। आप लोग भी कुछ प्रोग्रेसिव करना चाहते हो देश के अंदर में, ठीक है। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही थॉट है कि देश के अंदर में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती रहे। तो ये सब थॉट्स के मिलने के चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली दो चोर चोर मौसेरे भाई बोले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके थॉट मिलते हैं कि चोरी करनी है, ठीक है। इसी के साथ में दो पढ़ाकू लोग जल्दी दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे वॉरेन बफेट और बिल गेट्स के बारे में बात करें, ये माना जाता है कि जब पहली बार उन दोनों लोगों को मिलाया गया तो भाई साहब जो गाढ़ी यारी उनके बीच में देखने को मिली वो आज तक नहीं टूटी। मतलब अपनी वाइफ को छोड़ दिया पर उसको नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ऐसी दोस्ती यहाँ पर बिल गेट्स के साथ में भी वॉरेन बफेट की आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये इंसान वो होते हैं कि जिनका एक पर्टिकुलर सोचने का तरीका होता है और जब एक फ्रीक्वेंसी में दोनों के जो विचार है वो मैच कर जाते हैं, वही पक्का दोस्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लेमेती है तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे बेसिकली ये हो गया यारी दोस्ती। ये एक्सरसाइज कैसी है यहाँ पर, ये किसके बीच में है, यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर डिफेंस की एनडीए सीडीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इवन एग्जाम में बात करूं तो यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो समझेंगे काफी अच्छे से यहाँ पर एक एक पॉइंट को, जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। पहले आप लोगों को मैप पर लेकर चलता हूं, अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी। यहां से आप लोग देख सकते हैं इस मैप के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा सेशल्स। तो ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर इंडिया और सेशल्स के बीच में है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा और मैं आप लोगों को अंदर घुसाऊं तो कई सारी मैप की इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी, जिसके बारे में एक एक कर बातें कर लेता हूं, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे यहाँ पर बेसिकली ये है यहाँ पर लेकडाइज, तो ये पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा आप लोगों को अरेबियन सी में। तो ये इंडियन बेसिकली एरिया है जिसके बारे में याद रखना है। नीचे थोड़ा सा आएंगे तो मोलदीव आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और इसके थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आप लोगों को सेशल्स देखने को मिल जाएगा। इसके थोड़ा राइट साइड में अगर आप लोग आएंगे तो अदू यहाँ पर मोलदीव का पार्ट है, जो कि फॉर्मर ब्रिटिश बेस भी हुआ करता था, क्योंकि अंग्रेजों ने दुनिया के ऊपर रूल किया है, वो आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर दियागो, ये एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि यूएस और ब्रिटिश का बेस यहाँ पर बना हुआ है, जिसके ऊपर कई बार यहाँ पर बातें भी चलती रहती हैं, ठीक है। मेडागास्कर नीचे देखने को मिलेगा, अभी हम लोगों ने बातें की। मॉरिशस इसके थोड़ा सा ऊपर, रियूनियन लैंड इसके थोड़ा सा नीचे, यानी कि रियूनियन आइलैंड जो है ये फ्रांस की टेरिटरी है। अगर कल को कोई बोल दे फ्रांस जो है वो इंडियन ओशन में आकर क्यों खलबली मचाता है, तो वो इसलिए बचाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो है खुद का एरिया इसका लिए बैठा है, मतलब पकड़े बैठा है यहाँ पर एक एरिया को। आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री पे ऊपर पुर्तगालीज ने रूल किया, फ्रांस ने यूज किया, अंग्रेजों ने मतलब एक तरीके से इंग्लैंड वालों ने रूल किया। तो इनके द्वारा अलग अलग एरिया में अपने जहाज निकाल दिए जाते थे, जहां पर इनका जहाज जाकर रुक गया और देखा यहाँ पर तो मिट्टी है, जमीन है, जाकर झंडा गाड़ दिया और सबका अपना अपने ही तरीका था, जो पहले पहुंच गया उसका वो एरिया हो गया। उन्हें सीट देते हैं कि बस में कि ये सीट मेरी हो गई, रुमाल रख देते हो आप लोग, कई बार पेन रख देते हो, आते तो ऐसे भी है पेन रख दिया कि ये सीट मेरी हो गई। वही था, इन्होंने अपने झंडे लगा दिए, झंडा लगते इनका एरिया हो गया। अब बाकी कोई ताकतवर आए तो इनका झंडा उखाड़े और अपना लगा दे, और बोले फिर वही एक अजय देवगन की मुंह की डंडा किसी का भी होना चाहिए पर झंडा अपना ही लगना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो वही वाली बातें हैं। हम्बत होता है ये बेसिकली जो एक एरिया है इसके बारे में आप लोग जानते हैं, और इधर आप लोग का बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, और बाकी यहाँ पर सिंगापुर। तो एक मैप मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया, कई बार ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगर कंफर्म होंगे आप लोग इन चीजों को लेकर तो कोई डाउट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में, किसके बीच में, अभी बताया मैंने आप लोगों को, किसके बीच में, सेशल्स के बीच में, ठीक है। तो दोनों कंट्री मिलकर इस एक्सरसाइज को एंजॉय करते हैं, और यहाँ पर इंडियन आर्मी और सेशल्स की जो डिफेंस फोर्स है वो यहाँ पर मिलकर यहाँ पर इस एक्सरसाइज को एंजॉय करती है। तो अब की बार भी यहाँ पर जो एक्सरसाइज देखने को मिल रही है इसका नोवा संस्करण आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनका 9th एडिशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। और ये कहां पर होगा, ये होगा बेसिकली यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप लोग बताइए कहां पर होगा, तब तक मैं आप लोगों से आगे ये आर्टिकल डिस्कस करता हूं। ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कंडक्ट कराया जा रहा है, तो सेशल्स के डिफेंस एकेडमी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर कॉमन सेंस है, अगर सेशल्स वाले कंडक्ट करा रहे हैं तो सेशल्स में होगा, सो नॉर्मल सी बात होगी। अब चलेगा कब से कब तक, 22 तारीख से लेके 31 तारीख तक यहाँ पर ये चलने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब जो मैंने बोला था आप लोग यहाँ पर जो शब्द, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बोला था यहाँ पर लेमेतिए, ठीक है। तो लेमेतिए का जो मतलब होता है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है यहाँ पर जो बोली जाती है, उसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली कैरोले, ठीक है। तो इस लैंग्वेज में इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। थोड़े से ऐसे क्वेश्चन ना कई बार यूपीएससी पूछता है, ठीक है, क्योंकि पता है न्यूज में है, तो बैकग्राउंड में जाकर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आप लोग चकरा जाओगे, यार ये कहां से आ गया। भाई साहब यहां से आ गया, पढ़ाया था, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो याद रखोगे, ठीक है। करंट अफेयर में मैं ऊना बोला करो और एंजॉय किया करो, ठीक है। तो यानी कि करंट अफेयर का जो स्टैटिक पोर्शन अगर आप लोग कवर करोगे ना ढंग से, कभी भी कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। कंफ्यूजन उसी को रहता है जो प्रॉपर वे में चीजों को कवर नहीं करता है, ठीक है।
तो इसको आप लोग अच्छे से कवर कीजिए। कुछ और बातें अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में, कैसे हॉस्टाइल अगर कोई एरिया है वहां पर कैसे टैकल कर सकते हैं, सेमी अर्बन एरिया में आप लोग कैसे रह सकते हो। तो ये काफी सारे एक्सपीरियंस एक दूसरे से सीखते हैं। हमारी कंट्री से कौन गया है, तो हमारी कंट्री से गोरखा राइफल का जो ग्रुप है यहाँ पर, जिसका बेसिकली नाम यहाँ पर प्रकृति बेसिकली बटालियन बोला गया यहाँ पर, तो ये पर्टिकुलर बटालियन गई है। गोरखा राइफल भी आप लोग याद रख लेना। अगर बात करें ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट कब से हुई थी, तो याद रखिएगा 2001 से यहां पर ये एक्सरसाइज स्टार्ट की गई और ये 2 साल में एक बार होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको बायनल आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इंडियन ओशन में आप लोग को देखने को मिलती है। तो कैसे यहां पर एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक स्किल पता है, मैं बोलूं यार तुमको भी एक स्किल पता है, तो आओ यार मिलकर काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो जो स्किल पता है उसको एक दूसरे के साथ में शेयर कर लो, एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ में शेयर कर लो, तो उससे यहाँ पर काफी कुछ आप लोग को जानने को मिल जाएगा। वही कहते हैं कि यार ये चीज इतना तू पढ़ लेना, इतना मैं पढ़ लूंगा और टेस्ट में पास हो जाएंगे। तो वही वाला फंडा आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इतना तुझे पता है, मुझे बता दे, मैं तुझे बता देता हूँ। लेकिन कई सारे ऐसे नहीं घुने टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं दूसरे से सीख लिया, अपने आप कुछ नहीं बताएंगे, बोलेंगे यार मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है। ऐसा कई बार देखने को मिला करता था। ऐसे होते हैं कई सारे लोग, आप लोगों ने किसी न किसी में ऐसे बैच में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे। कम्बैट जो डिस्कशन के बारे में बात करें, लड़ाई से रिलेटेड फील्ड ट्रेनिंग के बारे में बात करें, क्या क्या है उसको डेमोस्ट्रेट करना, लेक्चर, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। लगभग 10 दिन तक यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। तो यानी कि एक अच्छे लेवल पर यहाँ पर चीजों को एंजॉय किया जाएगा। 22 से लेकर 31 तक यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो इससे एक दूसरे से क्या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में भी चीजें यहाँ पर नजर आएगी। तो ये एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों के लिए एक अच्छा टॉपिक यहाँ पर हो सकता है। तो कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए, जहां जहां पर भी कंफ्यूजन हो उसको माइंड में क्लियर कर कर ही आगे बढ़ना है। तो यहां से एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से बन जाए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को पूरा मैप भी यहां पर कवर करा दिया, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जिसके बारे में याद रखेगा। और 2001 से एक्सरसाइज स्टार्ट की गई, 2 साल में एक बार होती है। और बाकी जो बताया है मैंने अभी यहाँ पर फ्रेंडशिप, ये आप लोग जरूर याद रखेगा। तो ये था पूरा एक टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को इसके लेकर माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बन जाएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से, खासकर ज्यादा इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ये जीएस पेपर 3 बायोडायवर्सिटी के साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बात क्या की जा रही है यहाँ पर, एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। फिर टेक्नोलॉजी मतलब क्या, टेक्निक आप लोग बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं। ये होगी साउथ अफ्रीकन बूमा टेक्निक। तो यहाँ पर ये साउथ अफ्रीकन की जो बूमा टेक्निक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आखिर ये क्या है और किस तरीके से हमारी कंट्री में ये यूज की जा रही है, कहां पर यूज की गई। यहाँ पर ये अभी यूज की गई राजस्थान के अंदर में, जिसमें भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसलोकेट किए जा रहे हैं। ट्रांसलोकेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो ये हिरन है इनको लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर कहां पर, यह है मुकुंदरा हिल जो टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पर ये भरतपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर यहाँ पर मुकुंदरा हिल जो ये है, इसके बारे में जानेंगे। तो सारी बातें देखने को मिलेगी। कैलेडियो नेशनल पार्क आप लोग बोल देते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर कवर किया गया। तो इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर बूमा कैप्चरिंग टेक्निक के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं। इसमें क्या किया जाता है, ये बेसिकली होती क्या है। तो सबसे पहले तो यहां पर अफ्रीका के अंदर इसको यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में ऐसी फेंसिंग कर देते हैं। फेंसिंग मतलब एक तरीके से मेड लगा देना, यानी कि चारों तरफ से यहां पर इस तरीके से मेड लगा दी और यहां पर घेर घोट कर लाकर हिरन को जो है इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर उसको भेजने की कोशिश की जाती है, ताकि वो उसके पीछे पड़े रहे और यहां पर फिर उसको यहां से एक तरीके से पकड़ा जा सके। तो इस तरीके से यहां पर आसानी रहती है। तो पहली बार यहां पर यूज किया जा रहा है इस तरीके से सिस्टम को यहां पर लेकर। तो यहां पर टैप किया जाता है इस तरीके से, आप लोग बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर हिरन को, जो कि यहां पर इसके अंदर जाता है और फिर यहां पर उसको पकड़कर उसको यहां से ट्रांसलोकेट किया जाता है। इससे आसानी से काम किया जा सकता है। तो इसको यहां पर बेसिकली यूज किया जा रहा है ताकि यहां पर आने वाले टाइम में अगर ट्रांसलोकेट किया जा सके तो उसमें यहां पर आसानी रहे। तो है नहीं एक अच्छा काम आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, कि यहां पर ज्यादा नुकसान भी ना हो और चीजें भी आराम से हो जाए। तो ये तरीका आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में अभी कुछ बात करूंगा आगे। अभी समझते हैं और क्या क्या मुद्दे हैं यहां पर, ठीक है। अभी अगर बात करें सबसे पहले कैलेडियो नेशनल पार्क के बारे में, इसका दूसरा नाम कैलेडियो घाना नेशनल पार्क बोलते हैं, या फिर पहले इसको हम लोग भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी हम लोग जानते थे। लोकेटेड है भरतपुर में, तो इसके नाम से यहां पर इसका नाम रखा गया था भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ये एक तरीका मैन मेड या फिर मैन मैनेज्ड वेटलैंड आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया ये एक पर्टिकुलर एरिया है। इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया गया बेसिकली यहां पर 1971 में, और इसी के साथ में यहां पर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें 1/3 ऑफ द पार्क जो है वो वेटलैंड है, जिसके आसपास में आप लोगों को काफी कुछ देखने को मिल जाएगा। माउंट्स हो गए, डेक्स, इसी के साथ में ओपन वाटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि सबमर्ज प्लांट भी आप लोगों को, जो कि यहाँ पर विदाउट सबमर्ज प्लांट और इमर्जिंग प्लांट भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएंगे। यानी कि लेक वाला एरिया बेसिकली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं आसपास वाले रीजन में, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट यहाँ पर वो है मुकुंदरा हिल जो टाइगर रिजर्व है।
ये आप लोग कोटा के पास में देखने को मिलेगा। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर बेसिकली भरतपुर से कोटा ले जाया जा रहा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो चीजों को कनेक्ट करिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भरतपुर से कहां पर ले जाया जा रहा है, इसको कोटा लेकर जाया जा रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें यहाँ पर अगर बात की जाए इसके बारे में, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 में इसको बेसिकली डिक्लेयर किया गया। नेशनल पार्क मुकुंद्र हिल जो है, ये याद रखिएगा कहां पर है, ये राजस्थान के अंदर में। तो यहाँ पर इसको 2004 में इसको दर्रा या फिर नेशनल पार्क आप लोग बोलते हैं, ये आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसी के साथ में ये चंबल जो रिवर है यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में यहाँ पर दो पैरेलल जो माउंटेन है मुकुंद्रा, और इसी के साथ में गारगोल, ये आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा, इसी के साथ में जवाहर सागर और यहाँ पर चंबल। तो ये आप लोग यहाँ पर इसमें चीजें कनेक्टिविटी में यहाँ पर नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बात की जा रही है कैलियो देवी सेंचुरी के बारे में, रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, सवाई मानसिंह सेंचुरी हो गया, यहाँ पर मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व हो गया जहां के बारे में मैंने बात की, दर्रा यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया होगा, मुकुंद्रा हो गया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया हो गया रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर एरिया भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। ये काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम करेगी जिसको बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये हमारे देश में बेसिकली बनाई गई थी आखिर यहाँ पर टाइगर को कंजर्व करने के लिए 1973 में। तो टाइगर प्रोटेक्शन प्लान जो था, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में प्रोजेक्ट टाइगर बोलते थे, उसके लिए यहाँ पर ये चीजें क्रिएट की गई थी। देखिए कोई भी चीज होती है ना, उसको बिना प्लानिंग के करोगे नहीं होगी, पर प्लानिंग के करोगे तो उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ही आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2006 में यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो रेस्पॉन्सिबल हुई प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो है यहाँ पर कौन, हमारी कंट्री के इन्वायरमेंट मिनिस्टर। अब इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है हमारी कंट्री के, ये आप लोग को बताना है। पर लेकिन थोड़ा सा जो ट्विस्टेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है वो होगा यहाँ पर स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर कोई इन्वायरमेंट मिनिस्टर यहाँ पर इसको लीड नहीं करते, वो करते हैं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाएगा। तो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो एक एनुअल रिपोर्ट बनाती है और जो पार्लियामेंट के अंदर भी जाती है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, फिर बोलते हो कहां से आ गया, तो यहीं से आ गया। थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कोई कंफ्यूजन देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, खासकर जब बात करें यहाँ पर जो फेड रिजर्व के बारे में। मैंने आप लोगों से बात की थी फेड रिजर्व के बारे में। जैसे हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक, यानी कि हमारे देश का बैंक। इसी तरीके से यहाँ पर जो यूएसए का खजाना है वो है फेड रिजर्व, यानी कि ये बेसिकली इनके पापा बैंक आप लोग इनको बोल सकते हैं। तो ये जो पापा बैंक है यहाँ पर, ये जब भी कुछ डिसाइड करता है तो ये सबके पापा आप लोग उसको बोल सकते हो, क्योंकि ये सबके ऊपर इंपैक्ट डालता है। यहाँ पर इसने बोला कि दुनिया में ये क्या करेगा, अपना जो इंटरेस्ट रेट है बेसिकली उसको बढ़ाएगा। तो जैसे इसने बोला ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो सबके कान खड़े हो गए और बोला कि चलो यहाँ चलते हैं, अब मजा लेंगे, पैसा कमाएंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर हमारी कंट्री पर भी इंपैक्ट पड़ा और आरबीआई की पॉलिसी पर भी आप लोगों को इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसी के चलते ये जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी अगर बात करें तो यहाँ पर अगर अभी प्रेजेंट के टाइम पर आप लोग देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है हमारी कंट्री का, वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो बेसिकली चीजें हैं उनको डिसाइड करता है। ऐसे यहाँ पर जो इनका फेड रिजर्व है वो डिसाइड करता है। तो फेडरल जो रिजर्व है यहाँ पर उसके द्वारा हाइक किया गया रेट, बोरिंग वगैरह ये सारी चीजें जब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो वैसे ही यहाँ पर दुनिया में से जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो वहां से निकलना स्टार्ट होता है और यूएसए के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या है, मतलब समझने के लिए आप लोग ये समझिए, मान लीजिए आप लोगों के पास में 500 रुपए हैं, ठीक है, 500 रुपए हैं, या फिर 500 छोड़िए, आप लोगों के पास में ओनली 100 रुपए हैं। अगर 100 रुपए पर आप लोगों को इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 2% का ब्याज मिल रहा है, यानी कि 100 रुपए पर आप लोगों को 2 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर अगर बात करेंगे यूएसए में जाएंगे, वहां पर आप लोगों को 100 रुपए पर अगर आप लोगों को यहाँ पर 5 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, तो कहां पर जाकर आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे, 5% मिल रहा है, तो आप लोग बोलोगे 5% वाले में 2 से भी ज्यादा मिल रहा है, यानी कि एक तरीके से 5 मिल रहा है, 2 का डबल से भी ज्यादा मिल रहा है। तो इंसान जो समझदार होगा वो बोलेगा यार यूएसए में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ऊपर से यहाँ पर काम चल रहा है डॉलर के अंदर में, और दूसरा एक काफी स्टेबल इकोनॉमी है, काफी एक ताकतवर इकोनॉमी है, तो वहां पर पैसा जो है वो और सिक्योर रहेगा, वोलेटिलिटी जो है वो काफी कम रहेगी, यानी कि एक तरीके से जो उतराव चढ़ाव होता है मार्केट के अंदर में वो भी काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो उसके चलते चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग कनेक्ट कीजिएगा। तो हमारी कंट्री में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और यहाँ पर जो इनका जो फेड रिजर्व है उसकी पॉलिसी आप लोगों को एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट होती नजर आएगी, क्योंकि जब यहाँ पर हमारी कंट्री में रेट अच्छे चल रहे थे उस टाइम पर काफी सारे लोग जो है उन्होंने आकर हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट किया। अगर फरवरी के बारे में बात करें, इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर वो 7.9 हो गया,
जो लास्ट 40 सालों में सबसे ज्यादा था। देखिए अकेला यूएसए इस प्रॉब्लम से नहीं जूझा है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैंने श्रीलंका वाला आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें आज की डेट में ये किया जा रहा है कि श्रीलंका के अंदर में लोगों को बेसिकली अपने बच्चों को दूध तक पिलाने के पैसे नहीं है, वो बच्चों को दूध तक पिलाने में भी कटौती कर रहे हैं, अपने आप एक एक टाइम का खाना खा रहे हैं, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और अभी कोविड-19 ने सबकी खस्ता हालत की थी, उसके चलते अभी रही सही कसर जो थी वो बेसिकली रसिया और यूक्रेन वाले मुद्दे ने खत्म कर दी। तो आज की डेट में लोगों की खस्ता हालत हो रखी है चारों तरफ से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इंपैक्ट तो हमारे देश पर ही पड़ेगा। अब हम थोड़ी ना कि हम लोग मंगल ग्रह पर रहते हैं, हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब पृथ्वी पर ही हैं सारे, तो पृथ्वी पर अगर कुछ उल्टी सीधी घटनाएं घटेगी तो भाई साहब हम भी उसके चपेट में आएंगे, तो आगे हम भी। तो यहां पर यूएसए ने जैसे ही बोला कि वो इंटरेस्ट रेट में हाइक करेगा, तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएसए की तरफ को अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि हाईयर रिटर्न यहां पर मिलेंगे। तो इसके चलते जो फॉरेन जो इन्वेस्टर थे यहां पर दूसरी कंट्री से यहां पर निकलना स्टार्ट होगी। तो इंडिया जो है कि इमर्जिंग मार्केट है, तो वहां से निकलेंगे, यूएसए में जाकर इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि सेफ है, काफी सिक्योर है। उसके चलते इसका हमारी कंट्री का जो रुपी है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारी कंट्री का रुपी है जो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि नॉर्मली यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछती है। यहां से क्वेश्चन बना देगी कि अगर हमारी कंट्री में से पैसा निकाल के ले जाए सब इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो हमारी कंट्री के रुपी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि डॉलर वर्सेस रुपी के बारे में बात करेंगे। और अगर मान लीजिए रुपये की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसके बारे में लिख दिया, तो फिर बोलेंगे कि इसके चलते हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये क्या बातें बोल दी। तो वही सारी बातें मैं आप लोग को बताने वाला हूं, ताकि कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में न रहे। आप लोग ऐसे सोचिए, जैसे आज की डेट में आप लोगों के पास में जो है, आप लोगों के पास में नहीं मतलब एक मार्केट में आप लोग जाते हैं, वो मार्केट है यहाँ पर कोई ए नाम की मार्केट है। इस मार्केट में दुनिया भर के एप्पल रखे हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोग सामान खरीदने जाते हैं और वहां पर बोलते हैं यार जाकर 2 किलो एप्पल भी ले लें, तो 2 किलो एप्पल जो है वो आप लोग को 100 रुपए के मिल गए, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग यहां पर इस मार्केट में कुछ टाइम बाद में है, तो पता चला कोई दूसरी मार्केट वाला यहां से सारे सेब उठा के ले गया। अब यहां पर कुल मिलाकर 4-5 किलो सेब बचे हुए हैं। अब जो आप लोगों ने 2 किलो 100 रुपए के लिए थे, अब आप लोगों को 1 किलो भी 100 रुपए के नहीं मिल रहे हैं। ये कह रहा है कि आधी किलो दूंगा 100 रुपए के। तो क्या हो गया, सेब की मार्केट में कमी हो गई, तो सेब का प्राइस बढ़ गया। ऐसे ही डॉलर गए मार्केट से, तो हमारी कंट्री में डॉलर की कमी होगी, तो डॉलर का प्राइस बढ़ गया। अब इसका इंपैक्ट आप लोग देखिए, जैसे ही डॉलर का प्राइस बढ़ा, हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब निकालने वाला अपना डॉलर निकाल कर ले गया। अब यहां पर हमारे देश में क्या बच गया, हमारे देश में मैक्सिमम रुपये बच गई और डॉलर की वैल्यू जो है वो बेसिकली बढ़ गई रुपये के कंपेयर में। यानी कि पहले मान लीजिए 1 डॉलर में आप लोगों को मान लीजिए 50 रुपए देखने को मिलते थे, आज की डेट में 1 डॉलर की जो वैल्यू हो गई है वो यहां पर 100 रुपए के इक्विवेलेंट हो गई है। तो इसको दो तरीके से आप लोग देखो, दो तरीके क्या है, एक तो है इंपोर्ट, यानी कि जो सामान हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, दूसरा है एक्सपोर्ट, जो कि सामान हम लोग बेचते हैं। अगर हमारी रुपये की वैल्यू जो है वो कमजोर हो गई है, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो गया। कैसे, अगर मान लीजिए कोई यूएसए से एक इंसान जो है 1 डॉलर लेकर आता है, तो पहले वो 1 डॉलर में 50 रुपए का सामान खरीदता था हमारे देश में आकर, यानी कि 1 डॉलर की वैल्यू 50 रुपए थी। अभी भी अगर 1 डॉलर लेकर ही आता है, हमारी रुपये की वैल्यू गिर गई है, अब वो 1 डॉलर में यहां पर 100 रुपए का सामान हमारे देश में से खरीद कर ले जाएगा, यानी कि कम डॉलर लेकर आएगा और ज्यादा माल लेकर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो गया। ऐसे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। सेम इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा हमारे इंपोर्ट के ऊपर। अब मान लीजिए हम लोग यूएसए से कोई सामान खरीद कर लेकर आते हैं, पहले 1 डॉलर लेकर जाते थे हम लोग यहां पर, यानी कि 50 रुपए लेकर जाते थे और 1 डॉलर का सामान खरीद लेते थे, क्योंकि वहां पर 1 डॉलर जो था 50 रुपए के बराबर था। अब हम लोग को वही 1 डॉलर का सामान खरीदने के लिए 50 की जगह 100 रुपए देने पड़ेंगे, तो इंपोर्ट जो है वो हमारा महंगा हो गया। तो यानी कि जब जब यहां पर ऐसा इंपैक्ट पड़ता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था पर आप लोगों को उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट जो होता है वो सस्ता हो जाता है और इंपोर्ट जो होता है वो महंगा हो जाता है। और जैसे हमारा देश है 85% हम लोग क्या करते हैं, अपना क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जो है वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। 55% जो हमारी कंट्री में जो गैस यूज की जाती है वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो हमारे देश के लिए भारी चीजें पड़ जाती हैं अगर इस तरह का कोई माहौल देखने को मिलता है, तो हमको तो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि भाई साहब इससे निपटना कैसे है। तो उसके ऊपर फिर हमारे जो भी यहाँ पर एक तरीके से इकोनॉमी के जो ज्ञाता है वो अपने से आमदाम दन भेद लगाने स्टार्ट कर देते हैं कि भाई साहब इससे बचो, ये क्या बवाल चीज आ गई यहाँ पर, ये तो हम लोग को ले डूबेगी। तो वो वाली सिचुएशन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते फिर यहाँ पर काम करने स्टार्ट किया जाता है और फिर देखते हैं कि सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर किसी देश में ऐसा कोई कंडीशन बन रही है तो उससे क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा मैं प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो आप लोग को बताता हूं, हमारे देश में अभी क्या चल रहा है। हमारा देश भी कोई ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा एक तरीके से मजे कर रहा है, बल्ले बल्ले चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में भी आप लोगों को जो इन्फ्लेशन है वो 6 से ऊपर नजर आएगा फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में भी 6 से ऊपर था और अभी भी हम लोगों ने लगभग 6 से ऊपर ही देखा। इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
यानी कि जब कोई कंज्यूमर चीजों को कंज्यूम करता है उसके ऊपर जो लगाया गया यहां पर इन्फ्लेशन होता है वो कंज्यूमर बेस पर जाता है, उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो ये जो है यहां पर अभी रिसेंटली काफी ज्यादा बढ़ गया। हमारे देश में टारगेट ये कि 4 प्लस माइनस ये 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो 2 से लेके 6 के बीच में होना चाहिए। पर लेकिन अभी यहां पर रिसेंटली ये 6 से ऊपर ही चल रहा है, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है। पर लेकिन हम भी संभाले तो कहां पर संभाले, आरबीआई भी ये बोल रहा है यार मेरे बस की तो बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यूक्रेन और रशिया का इशू चल रहा है। अब रशिया में जो पुतिन चाचा है वो मान नहीं रहे, तो अब हम क्या कर ले उसमें? ठीक है, आप लोग ये बताइए। कोविड-19 आ गया हमारे हाथ में, क्या हम क्या कर ले उसमें? तो वो कह रहा है कि भाई साहब हमारे सर पे क्यों ठेंगरा फोड़ रहे हो? हमारे पास में तो एक मॉनेटरी पॉलिसी आप लोगों ने दे रखी है कमेटी, उसमें भी हमारे टोटल मिलाकर 6 मेंबर में से 3 मेंबर हैं ओनली हमारे। अब यहां पर भी हमारी पूरी नहीं चलती है। वो अलग बात है कि यहां पर हेड जो है वो आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं, पर लेकिन हम लोग करें तो क्या करें? सारी चीजें हम लोग थोड़ी ना कर लेंगे। अब जितना होगा हाथ में उतना ही करेंगे ना। तो यही है कि जितनी चद्दर होगी उतने पैर फैलाएंगे ना। तो ये वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से हमारी कंट्री में से जो कैपिटल है वो यहां पर निकलना स्टार्ट हो जाता है। हर आरबीआई के ऊपर प्रेशर बन जाता है यहां पर कि हाँ किस तरीके से चल रही है, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा तो आरबीआई के जो है वो पसीने छूटने लगते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे जो इन्फ्लेशन यहां पर बढ़ता है उससे हमारी कंट्री में से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपना पैसा खींचना स्टार्ट कर देते हैं। और उससे फिर हमारी कंट्री में जो है वो मैंने अभी आप लोगों को इंपैक्ट बताया कि काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलने लगता है। इंपोर्ट जो होता है महंगा हो जाता है और एक्सपोर्ट जो होता है वो सस्ता हो जाता है। और एक्सपोर्ट सस्ता हो गया, हमारी कंट्री को कुछ फायदा नहीं होता है। रीजन क्या है? हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं है ना। अब मान लीजिए चाइना का एक्सपोर्ट सस्ता हो गया, अब चाइना तो भाई साहब एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, इनके दुनिया भर के सामान बनाता है, तो उसके तो बल्ले बल्ले हो जाती है। उसका एक्सपोर्ट सस्ता होता है, उसका एक्सपोर्ट धड़ल्ले से होता है, पैसे कमाता है वो दबाकर। पर हमारा जैसा देश जो कि मैक्सिमम चीजें खरीद कर लेकर आता है, बेचने के लिए कुछ है ही नहीं है, आप लोग क्या करोगे? तो एक एक्सपोर्ट अगर सस्ता हो रहा है तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है, इंपोर्ट अगर सस्ता हो रहा है तो हम लोग को फायदा होता है, क्योंकि हमारा हर कंट्री के साथ में मैक्सिमम ट्रेड डेफिसिट चलता है, यानी कि हम लोग खरीदते जाते हैं और बेचते कम है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सारे इशू जो है वो यहाँ से निकल कर आ जाते हैं। तो आरबीआई का जो यहाँ पर फेडरल रिजर्व का फंडा था, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। और अगर फिर भी है दिक्कत तो बताइएगा, फिर से डिस्कस कर देंगे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। घर की सरकार है, टेंशन काहे को लेने का, माइंड में चीजों को क्लियर करके चलिए, ठीक है। आगे चलते हैं। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के अंदर भी आ सकते हैं यहाँ पर, वैसे तो जीएस पेपर 1 के अंदर भी आ सकता है क्योंकि पानी के बारे में बातें की जा रही है। तो वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये आर्टिकल काफी डिटेल में कवर किया गया यहाँ पर, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा भी, यानी कि पीआईबी के द्वारा भी। अब बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर देखिए इनके पास में 2 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और इसी के साथ में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो श्री हरदीप सिंह पुरी साहब है उनके अंडर में है। यहाँ पर इंडिया के अंदर में यहाँ पर वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्ट अप जो चैलेंज यहाँ पर स्टार्ट किया गया, जिसके चलते अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में यहां पर बातें की गई। तो इसके चलते हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कई सारे कैंपेन चला रहे हैं, कई सारे स्टार्टअप निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि पानी को सेव कैसे करना है, पानी को बचाना कैसे है। अब ये जो है ये 2.0 है, इसका मतलब 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था पहले। यहाँ 1 अक्टूबर 2021 में यहाँ पर ऑलरेडी इसको स्टार्ट किया जा चुका था, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 5 अक्टूबर को बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से लखनऊ के अंदर में यहाँ पर ये आप लोगों को चीजें देखने को मिले आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पर ये जो था बेसिकली कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल किया गया था 12 अक्टूबर 2021 में। तो ये बेसिकली पर्पज जो है, इसका बेसिक पर्पज यही है कि पानी को कैसे हम लोग आज के डेट में जो है उसके ऊपर काम कर स्टार्टअप बना सकते हैं और कैसे वाटर सेक्टर को और अच्छा बना सकते हैं। मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि पानी जो खराब हो रहा है उसको खराब होने से बचाना है और जो ऑलरेडी पानी है उसको ढंग से कैसे यूटिलाइज करना है उसके ऊपर फोकस करना है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा जब पानी हमारे देश में अच्छा होगा। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारे देश में 85% के करीब जो पानी है वो आप लोगों को प्रदूषित देखने को मिलेगा। तो ये काफी बड़ा चैलेंज भी है। तो नए नए स्टार्टअप अगर एक तरीके से इस फील्ड में आते हैं तो काफी सारा फायदा पहुंचाते हुए आप लोग को यहाँ पर नजर आएंगे। अब बोला यह गया कि इस इनिशिएटिव के तहत अगर कोई स्टार्टअप आता है, स्टार्टअप मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो 20 लाख रुपए यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसी के चलते यहाँ पर स्टार्टअप जो यंग इनोवेटर या फिर इंडस्ट्री पार्टनर आते हैं तो उनको भी यहाँ पर काफी बड़ा सपोर्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। अमृत 2.0 जो है यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेटिव और एक यूनिक स्कीम है हमारी कंट्री में, जिसके चलते यहाँ पर 2.77 लाख करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर इसके लिए निकाले जाते हैं ताकि चीजों को ढंग से लेकर चला जा सके। एम सीधा सीधा यहाँ पर यह है कि कैसे हम लोग को जो वाटर की जो स्कार्सिटी है उसको ढंग से लेकर चलना है, ये कमी है और वाटर सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। रिड्यूस करना है ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है ताकि यहाँ पर आसानी से चीजों को रखा जा सके। रिड्यूस करना है ग्राउंड वाटर का जो कंजप्शन है और इसी के साथ में वाटर को कैसे यूटिलाइजेशन करनी, कैपेसिटी बढ़ानी है वो समझने को मिलेगा। ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है 25 से लेकर 26 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड
अर्बन अफेयर काम कर रही है, और अमृत जो था वो लॉन्च किया गया था 2015 में। तो ये कुछ बेसिक ऐसी चीजें जिनके बारे में क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज आना नहीं है। अब कुछ और बातें अमृत के बारे में। 100% कवरेज जो है वो वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड वो देखने को मिलेगी। आप लोगों को याद होगा टैप वाटर के बारे में बात की जा रही है, 2024 तक का सबको पहुंचानी है। 4700 अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनको लगभग 68 करोड़ रोड टैप कनेक्शन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसी के साथ में 100% कवरेज जो है वो सीवेज और जो सेप्टेज टैंक है उनका देखने को मिलेगा इन 500 अमृत सिटीज के अंदर में, ठीक है। और 64 करोड़ सीवरेज यहां पर काम किए जाएंगे। सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से वेस्ट जनरेट होने से बचाया जाएगा। जब शब्द की यूज कहता है सर्कुलर इकोनॉमी तो रिसाइकल करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर एक तरीके से रीयूज करना है, कंज्यूमर जो है हाउस होल्ड लेवल पर क्या क्या काम करना है, यानी एक तरीके से नॉर्मली क्या बोला जाता है कि रिड्यूस करने, रीयूज करने, रिसाइकल करने और रिपेयर करने, तो इस सर्कुलर की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस तरीके से काम करोगे तो हम लोग जो है काफी कम स्केल पर हम लोग जो है एक तरीके से ऐसी चीजें निकाल पाएंगे जो कि नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पर बोला था कि रीयूज करो, इसी के साथ में रिड्यूस करो और रिसाइकिल करो, तो फिर हैप्पी अर्थ आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर इस तरीके से हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे। तो उसी के ऊपर फोकस यहां पर रखा जाएगा। प्रमोट करेंगे कंजर्वेशन यहां पर, इसी के साथ में सरफेस एंड ग्राउंड वाटर बॉडीज को डेटा उसके हिसाब से रखा जाएगा। टेक्नोलॉजी से थ्रू कोई सॉल्यूशन अगर निकलता है, स्किल वगैरह देखते हैं वो देखने को मिलेगा। पेय जल सर्वेक्षण के बारे में बात की जा रही है, तो ये प्रमोट करेंगे कंपटीशन सिटीज के अंदर। एक तरीके से आने वाले टाइम में अलग अलग सिटीज के अंदर कंपटीशन भी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी ताकि हर एक सिटी जो है वो अच्छे लेवल पर काम कर सके और चीजों को डेवलप करके चल सके। तो काफी बेहतरीन तरीके का आप लोग यहाँ पर ये इनिशिएटिव बोल सकते हो। आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अब किस तरीके से इसको ढंग से एंजॉय कर पाते हैं वो देखने वाली बात है। तो ये था पूरा आर्टिकल, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या देखा आज के डिस्कशन में, हम लोगों ने यहाँ पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे के बारे में बात की। इसी के साथ में यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की। महात्मा गांधी जी से रिलेटेड यहाँ पर एक न्यूज थी जो काफी डिटेल में मैंने बताई, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी अगर बन जाए कल को वो भी याद रखिएगा। और बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने आप लोग को बताई दी। और खासकर ये वाली स्लाइड जो है ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, जहां से नॉर्मली क्वेश्चन कई बार बन जाता है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में बात की जो काफी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर किस एरिया में हो रही है वो समझा, आसपास की लोकेशन मैंने बहुत सारी बताई और बेसिक पर्पज यहाँ पर इसका देखा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, फेड रिजर्व का, हमारी कंट्री में रुपये की वैल्यू बढ़ने से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, घटने से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और ये सारी हमारी आरबीआई की पॉलिसी के बारे में बातें की, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जिसमें हम लोगों ने जो काफी सारी चीजें डिस्कस की, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर बात की बोमा कैप्चरिंग टेक्निक के बारे में, इसी के साथ में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बात की, फिर हम लोगों ने कैलेडियो नेशनल पार्क के बारे में, और यहाँ पर बेसिकली मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व के बारे में। तो 4 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक भी हम लोगों ने यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर कवर किए, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बातें की किसके बारे में, कि पानी को कैसे सेव करना है और उसमें कैसे बिजनेस करना है, उसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। रिसाइकिल के बारे में भी मैंने आप लोगों से बातें कर ली कि कैसे कैसे करते हैं और कैसे कैसे मुद्दा है, तो एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो कोई डाउट होगा तो बताइए जरूर, माइंड में कोई भी डाउट आप लोगों के नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। वासुदेव कुटुंबकम के बारे में हम लोगों ने बातें की थी, तो मतलब क्या है। आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में आप लोगों से बातें की, तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर जो इनोग्रेट किया गया इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये किस एरिया में इनोग्रेट किया गया, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में महात्मा गांधी जी थे वो कब पैदा हुए थे, कहां पर पैदा हुए थे, ये आप लोग को बताना है। बोमा कैप्चरिंग टेक्निक जो है वो कहां पर यूज की जाती है नॉर्मली। कैलेडियो नेशनल पार्क के बारे में बात की तो कहां पर लोकेटेड है। और ये नेक्स्ट जो आर्टिकल था आप लोग का, ये जो आप लोग का बचा हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया। अटल मिशन को फुल फॉर्म बताना है और इसी के साथ में चैलेंज का नाम आप लोग को बताना है। तो ये है आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो फीडबैक देकर जरूर जाना, और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से डाउनलोड करना, जहां पर सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। 1,53,000 के करीब मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं और काफी सारा फायदा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अरे हाँ, एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो है, ये आप लोग की जिंदगी में एक सही डायरेक्शन देगी, इसको आप लोग जरूर देखना अगर अब तक नहीं देखा है। बाकी यहाँ पर डेली रेगुलर आप लोगों को इस पर भी कई सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे विकिपीडिया वाला पेज है, कुछ नोट्स भी यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उनको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो भी एक आर्टिकल देता हूँ पढ़ने के लिए, उसको जरूर पढ़ा कीजिए। आंसर राइटिंग ग्रुप में डेली आंसर पोस्ट करते हैं कई सारे बच्चे, तो आप लोग भी यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीजों को आप लोग एंजॉय कर सकते हैं एक सही तरीके से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर लिख रहे हैं, तो आप लोग भी अपना आंसर पोस्ट कर और एक दूसरे के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये आज का लेक्चर आप लोगों ने काफी बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया है।
तो अगर हाँ तो यस, अगर ना तो नो बताइए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ मॉर्निंग में, तो 6:30 बजे तैयार रहेगा अपना पेन और कॉपी लेकर, ताकि एकदम आते ही लेक्चर पर धावा बोल देना है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।